उबाल पर है। अब बात क्योंकि हम कर रहे हैं ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस योजना को लागू करने की कवायद किस तरह से तेज हो रही है। केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी संगठन अब ओपीएस को लेकर बड़ी लड़ाई लड़ने के मूड में नजर आ रहे हैं और इसी को लेकर आज दिल्ली के रामलीला मैदान में कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इन वर्कर्स सरकार के खिलाफ एक बड़ी रैली कर हुंकार भरेगा। आज रामलीला मैदान में ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फेडरेशन सहित करीब 50 संगठन हैं जो हिस्सा ले रहे हैं और इसी को लेकर सरकारी कर्मचारी संगठनों ने केंद्र सरकार के सामने रखी जाने वाली मांगों की लिस्ट भी तैयार कर ली है, जिसमें कुछ मुख्य मांगे रखी गई है वो आपको दिखा रहे हैं। देखिए, पहली मांग है एनपीएस खत्म करके ओपीएस बहाल किया जाए। दूसरी मांग है केंद्र सरकार में खाली पदों पर भर्ती हो। तीसरी मांग है निजीकरण पर केंद्र सरकार रोक लगाए और चौथी मांग आप देख रहे हैं 8वें वेतन आयोग का गठन हो। 7 सूत्रीय मांगे हैं। 5वीं मांग है कोरोना काल के डीए का एरियर जारी किया जाए। तो आपको ये मांगे हम दिखा रहे हैं। ये 7 सूत्रीय मांगों का जो एजेंडा है आज ये तैयार किया गया है और आज इसी के साथ हुंकार भरने जा रहे हैं ओपीएस वर्सेस एमपीएस की इस लड़ाई में तमाम सरकारी कर्मचारी। तो एक बार फिर से दबाव बनाने की कोशिश। चलिए, तो बड़ा पैनल आज चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद होगा। मेरे 3 सहयोगी मेरे साथ होंगे और राजनीतिक मेहमान भी। तारुफ में करवा देती हूं। मेरे 3 सहयोगी प्रभाकर मिश्रा रामलीला मैदान से हमारे साथ मौजूद हैं। उनके अलावा ऋषिकेश भी हमारे साथ रामलीला मैदान से ही है। मेरे वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन। ओपीएस को लेकर ओपीएस और एनपीएस की लड़ाई आखिर कहां तक पहुंची है ये समझाते हमें नजर आएंगे, विश्लेषण करते रहे हैं और कितनी परेशानी और कितने दबाव डालने में ये सरकारी कर्मचारी अब तक सफल हो पाएंगे, 2024 में इसका कितना असर, ये हमें समझाएंगे मेरे सहयोगी राजीव रंजन। और राजनीतिक मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप देख रहे हैं विंग कमांडर रिटायर्ड अनुमा आचार्य जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गई हैं। तो मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन पहले मैं सहयोगियों का रुख कर लेती हूं क्योंकि उनके साथ मुझे तमाम वो सरकारी कर्मचारी दिख रहे हैं जो आज दिल्ली के रामलीला मैदान से हुंकार भरने के लिए तैयार है। तो प्रभाकर, सबसे पहले मैं आपके पास आ रही हूं। ये वही रामलीला मैदान जहां आज तीसरी बार ये सरकारी कर्मचारी एकजुट हो रहे हैं, इनका महाजुटान हो रहा है। पिछली बार जब रैली हुई थी तो कहा जा रहा था कि अन्ना आंदोलन के बाद ऐसा पहली बार हुआ था जब इतनी भीड़ हमें रामलीला मैदान में दिखी है। आज क्या तस्वीर प्रभाकर? देखिए पूजा, अभी 10 बजा हुआ है और 10 बजे यहाँ की तस्वीर ये है कि लोगों के आने का सिलसिला जारी है। देश भर से लोग आ रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट वाले भी लोग हैं, साउथ वाले भी हैं, मध्य भारत के लोग तो हैं ही, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, मणिपुर के कुछ लोगों से मैंने बात करी। उसके बाद ये आंध्रा से है, तेलंगाना से, तो देश भर के लोग यहाँ आ रहे हैं। और बात दिक्कत कहाँ आई कि 1 तारीख को जो लोग आए थे, आज जो लोग आए हैं उसमें से कुछ लोग 1 तारीख को नहीं आए थे और जो लोग 1 तारीख को आए थे वो आज नहीं आएंगे। तो दिक्कत यही है, कर्मचारी भी आपस में जब सियासत में बढ़ जाते हैं तो दिक्कत होती है। मेरे साथ कुछ लोग हैं, उनसे मैं बात करता हूँ, समझता हूँ। आप अपना नाम बताइए, कहाँ से आए हैं? उपेंद्र शर्मा, मैं राजस्थान से आया हूँ। क्या कहेंगे आप इस आंदोलन के बारे में? आज हम जिन मुद्दों को लेकर यहाँ आए हैं उसमें निजीकरण प्रमुख मुद्दा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिसने शिक्षा के निजीकरण का एक ड्राफ्ट तैयार कर दिया है वो हमारा प्रमुख मुद्दा है। पीएफआरडीए बिल जो एनपीएस लागू हुआ था, हालांकि जो अभी आप एक बात कह रहे थे कि पिछले 1 तारीख को आप नहीं आए थे, हम इसलिए नहीं आए थे क्योंकि राजस्थान में ओपीएस लागू हो चुका है। इसलिए उस दिन हमारा मोब पूरे राजस्थान का शिक्षक इसलिए नहीं आया था कि वहाँ हमने ओपीएस लागू सरकारों से करवा दिया है। अच्छा। अब आज हम जो लड़ाई जिस मुद्दे को लेकर आए हैं कि जिस कानून के तहत एनपीएस लागू हुआ था वो बिल अभी तक निरस्त नहीं हुआ है, उसके लिए आज हम यहाँ पर आए। और जब तक वो नहीं निरस्त होगा तब तक हम लगातार आएंगे। तो ये आप इस बात को समझिए पूजा, देश में फिलहाल अगर मैं बात करूं कि लोकसभा चुनाव के पहले 2 मुद्दे जो सरकार को परेशान कर रहे हैं उसमें से एक एनपीएस से लोग परेशान हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम मांग रहे हैं और इसमें सभी सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे वो बीजेपी शासित राज्यों के हों या ऑपोजिशन शासित राज्यों के हैं। बीजेपी शासित राज्यों के जो कर्मचारी हैं वो बोलना नहीं चाहते, लेकिन कौन ऐसा कर्मचारी नहीं है, किसी भी कर्मचारी से, सरकारी कर्मचारी से बात कर लीजिए तो सबको पुरानी व्यवस्था चाहिए। और इसलिए दबी जुबान में कैमरे के सामने बीजेपी शासित राज्यों के कर्मचारी भले न बोले, लेकिन कैमरे के पीछे सब बोलते हैं। क्योंकि आप समझिए, जिस दिन आपने रिटायर हुआ उसके बाद 1 लाख अगर सैलरी थी, रिटायरमेंट के बाद अगर 50,000 रुपए अगर पेंशन की स्कीम पुरानी स्कीम के तहत आता है, और ऐसे में कितना आता है नए वाले में? नए वाले में 2300 रुपए, 4000 रुपए, 3700 रुपए, बिल्कुल मिनिमम पेंशन। तो इसका कोई फिक्स नहीं है, तो ये पीड़ा है। तो मैंने एक बात कह दी, ये तो हो गई ओल्ड पेंशन स्कीम की बात। और दूसरी बात
जनगणना की, और ये दोनों मसले हैं जो केंद्र की मौजूदा सरकार को सूट नहीं करते। जातिगत जनगणना को आपने देख लिया, वो क्यों नहीं हो सकता? इसलिए नहीं हो सकता कि ये जो सरकार है, बीजेपी जो है वो धर्म की राजनीति करती है, किसी बात छुपी हुई नहीं है, और जैसे उसमें जाति आता है धर्म हट जाता है, धर्म बढ़ जाता है। और दूसरा, ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने पर जो दिक्कतें होंगी वो सरकार को झेलना है। सरकार को, आप कहां से आए हैं? मैं राजस्थान से। क्या कहेंगे आप? ये पीएफ आरडीए बिल जब तक रद्द नहीं होगा तब तक, हालांकि हमने राजस्थान में पुरानी पेंशन योजना लागू करवा दी है, लेकिन मूल मुद्दा जो है वो पीएफ आरडीए बिल जो कि संसद द्वारा पारित किया गया है, जब तक वो समाप्त नहीं किया जा सकता तब तक नई पेंशन स्कीम का जो ये साया है, काला साया है, वो कर्मचारी के पीछे लगा रहेगा। और हम जब तक पीएफ आरडीए बिल रद्द नहीं होगा तब तक इस संघर्ष में। लोग कहते हैं जबकि चुनाव ना होता है तभी ये मुद्दे आने लगते हैं, ऐसा है क्या? जब चुनाव आता है तभी ये मुद्दे हाईलाइट होने लगते हैं, ऐसा है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। हमारी जो मांगे हैं वो लगातार यथावत रहती थी, चुनाव हो या न हो। हम हमारी जो मांगे हैं उनके लिए हम तत्पर रहते हैं। आप कहां से? आप तो सीकर से होंगे। तो आप क्या लागू हो गया, फिर क्या कर रहे हैं? सर, जब तक पीआरडीए बिल लागू नहीं होगा तब सरकारें बदलेंगी, वापस उस एनपीएस को लागू कर सकती हैं। पीछे संसद के द्वारा जो पारित कानून रद्द नहीं होगा तब तक हम इस बात पर आश्वस्त नहीं है कि हमें ओपीएस मिलेगी। इसलिए हम इस पीआरडीए बिल को रद्द करवाने के लिए जब तक केंद्र सरकार इसको रद्द नहीं करती, संघर्ष जारी रहेगा। चाहे सरकार कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, चाहे किसी भी पार्टी की हो, हमें ओल्ड पेंशन चाहिए। हमारा मात्र एक ही मुद्दा है कि हम ओल्ड पेंशन लेके रहेंगे। अब यहाँ की मैं तस्वीरें दिखा देता हूँ। ये रामलीला मैदान में आने के ये वो रास्ता है जिधर से लोग आते हैं। तो आप देखेंगे इधर से लोगों के आने का सिलसिला जारी है। अलग अलग संगठनों के अलग अलग झंडे, उसमें लोग आ रहे हैं, भारी तादाद में लोग आ रहे हैं। मंच पर इधर भी लोग आ रहे हैं। तो ये, और एक चीज और इसमें इंटरेस्टिंग है कि इसमें देश के अलग अलग हिस्सों से सब जगह के लोग आ रहे हैं, आए हुए हैं। तो मैं चाहूंगा कि कुछ और लोगों से बात करूं और कुछ और लेते तस्वीरें। आप, मुझे लगता है कि मैं आपको अगर तस्वीरें दिखाता हूं, कुछ और लोग हैं यहाँ से मैं बात करता हूँ। ओडिशा से आए हैं, हिंदी बोल सकते हैं आप? हिंदी, हाँ बोलिए, क्या मांगे हैं आपकी? हमने जो मोदी सरकार जो मांगे हैं, जो तुम तो एमपी है, तुम्हारा भी मिनिस्टर है, तुम्हारा क्यों ओपीएस रहता है, हमारा क्यों नहीं ओपीएस? हम बार बार, हम 40 ईयर के साल के काम करता है, सबके सेवा हम देता हूँ। किंतु मोदी सरकार जो है उनका 5 साल आया था, 2 साल आया था, वो ओल्ड पेंशन उनका लाग करता। हमारा कुछ नहीं है, हमारा सोशल सिक्योरिटी नहीं है, हमारा परिवार का। किस डिपार्टमेंट में हम एचएनडी का है, ओडिशा में आया था, एचएनडी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, ऑल डिपार्टमेंट है हियर। अब एक तस्वीरें में दिखाते रहूं, ये तस्वीरें देखिए कि किस तरह से लोग आ रहे हैं। बोलते रहिए। वही है हमारा जो डिमांड था, 18 मास का एरियर डीए 8 पे कम से लागू करना पड़ेगा। ऑल जो प्राइवेट है उनको हटाना। आइए इधर, आइए। क्या कह रहे हैं? कहाँ से आप आए हैं? उड़ीसा से ही? उड़ीसा। क्या कह रहे हैं? हमारा दावी है कॉन्ट्रैक्चुअल सिस्टम को एबोलिश करो और पुरानी पेंशन बहाल करो। नई पेंशन नहीं चलेगा, न्यू पेंशन नहीं चलेगा। ये मैं यहाँ के विजुअल्स को दिखाता हूँ। देखिए किस तरह से भारी तादाद में लोग आ रहे हैं। ये आने का सिलसिला लगातार जारी है। जैसे 10:15 का समय है। मुझे लगता है कि जो 1 तारीख की तस्वीर थी, रामलीला मैदान भरा हुआ था, और आप सही कह रही थी कि अन्ना आंदोलन के दौरान की जो तस्वीर थी, बहुत बड़ा ये रामलीला मैदान है, इसकी कैपेसिटी बहुत है। चुनाव को बातिल करेंगे। 2024 का जो चुनाव है, मोदी सरकार को हम बातिल करेंगे जब तक ओपीएस नहीं हमको मिलेगा। हम जरूर बातिल करेंगे, जिससे जो 2 करोड़ जो है कर्मचारी है, वो उनको मोदी सरकार को, गवर्नमेंट को जवाब देंगे। चुनाव से 24 चुनाव को हम जवाब देंगे मोदी सरकार को हटाने के लिए। ओल्ड पेंशन लागू करेगा, नहीं तो हम जवाब देंगे। तो ये ठीक है, मोदी सरकार ये बेसिकली बातें वही है कि सरकार पे दबाव बनाने की कोशिश है कि चुनाव के पहले अगर सरकार नहीं मानेगी तो सरकार को, ये सरकारी कर्मचारी बिल्कुल भारी दबाव बनाने की रणनीति, सरकारी कर्मचारी की जो कोशिश है वो यहाँ पर सरकारी कर्मचारियों की तरफ से की जा रही है। मेरे एक और सहयोगी ऋषिकेश, वो भी रामलीला मैदान से ही मौजूद हैं, और देखिए उनके साथ भी बड़ी संख्या में तमाम सरकारी कर्मचारी दिख रहे हैं। तो ऋषिकेश, अभी प्रभाकर ने आंध्रा के, उड़ीसा के तमाम उन सरकारी कर्मचारियों की जो मन की बात है, किन मांगों को लेकर वो यहाँ पहुंचे हैं, ये सब जो तस्वीरें हैं, उनकी बातें हैं, दर्शकों के सामने रखी। आप बताइए क्या कह रहे हैं आपके साथ जो मौजूद सरकारी कर्मचारी है? ये तीसरी बड़ी रैली, कितना भारी दबाव बनाने में सक्सेसफुल होंगे तमाम कर्मचारी?
बिल्कुल देखिए, हमारे सहयोगी प्रभाकर भले ही आगे की तस्वीर दिखा रहे थे, लेकिन मैं एक तस्वीर रामलीला मैदान के पीछे की दिखा रहा हूं कि अभी देखिए लोगों के आने का सिलसिला शुरू है और अलग अलग राज्यों से अलग अलग केंद्रीय कर्मचारी हो, राज्य के कर्मचारी हो, वो सभी लोग पहुंच रहे हैं और तीसरी रैली में इस बार चेतावनी रैली नाम रखा है। हमारे साथ इलाहाबाद प्रयागराज से लोग हैं। लोग पूछ रहे हैं कि आप लोग बार बार चेतावनी दे रहे हो, 1 जनवरी 2004 के बाद ये पेंशन लागू हुआ, अगर आपको इतनी नाराजगी है, अभी 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, फिर लोकसभा के चुनाव होंगे, तो यहाँ तो आप कर्मचारी हो कि आप पेंशन की मांग उठाते हो, बाद में फिर वो बीजेपी में बट जाते हो या फिर वो जातों में बट जाते हो, वो ब्राह्मण हो जाता है, वो ठाकुर हो जाता है, वो कुशवाहा हो जाता है। और वही बीजेपी कह रही है कि उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा हमें समर्थन मिलेगा। जब कर्मचारी नाराज है, आपकी मांगे सरकार नहीं मांग रही है, तो फिर उनको समर्थन कैसे? इसको लेकर बड़ा कंफ्यूजन। अभी उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुआ है, असेंबली इलेक्शंस, उसमें जो बैलेट वोट है वो उसको सेकंड नंबर पर मिला है, पहले फर्स्ट पर मिला था, क्योंकि पहले सारे लोग एक होकर के इनको 2014 में वोट दिए थे, इसलिए कि इन्होंने वादे किया था, मैं काला धन ले आऊंगा, मैं भ्रष्टाचार दूर करूंगा, इनके जो वादे थे, तो हर आदमी गफलत में आ जाता है, आकर के इनको लोग वोट दिए। लेकिन अब प्रधानमंत्री जी की सरकार जो है का पोल धीरे धीरे खुल गया है, इसलिए रामलीला ग्राउंड पे हम तीसरी बार आ रहे हैं कर्मचारियों के हुजूम के साथ कि हमको पुरानी पेंशन चाहिए। आज जब जीएसटी की रिकॉर्ड वसूली हो रही है, इसके बाद कोरोना के नाम पर हमारा 3 DA रोक के रखे हुए हैं। क्या इसके पहले देश में अकाल नहीं पड़ा था? इसके पहले देश में युद्ध नहीं हुआ था? इसके पहले देश महामारी से नहीं गुजरा था? लेकिन इन चीजों के नाम पर कभी कर्मचारियों को का कुछ छीना नहीं गया था। लेकिन ये बताइए, सरकार करिए कि रेवड़ी कल्चर हम बंद कर रहे हैं, आपको पुराना पेंशन स्कीम अगर हम बहाली करेंगे तो एक तरह का रेवड़ी है ये, और ये इसका वो वहन नहीं कर पाएगी क्योंकि दबाव ज्यादा पड़ता है आर्थिक तौर पर। जब अंग्रेजों के समय से पुरानी पेंशन मिल रही है, मिलती चली आई है, तो 1/1/2004 से जो कर्मचारी कह रहा है कि मैं नई पेंशन को नहीं पसंद कर रहा हूँ, उसमें फायदे नहीं। जो लोग कह रहे हैं कि रेवड़ी कल्चर, उनसे जरा पूछिए कि वो क्या कर रहे हैं। वो वोट के लिए 5 किलो अनाज दे रहे हैं, घूस है अनाज लोगों को देके वोट खरीद रहे हैं, और वो रेवड़ी कल्चर कहने वाले खुद वही रेवड़ी पुरानी ले रहे हैं। छोड़ दें पुरानी पेंशन अगर ये रेवड़ी कल्चर है तो। सरकार के कुछ चापलूस होते हैं, जो लेखक भी हैं, जो कवि भी हैं, जो पत्रकार भी हैं, सब तरह के लोग हैं जो सरकार के कामों को जस्टिफाई करते हैं। उनसे ये नहीं पूछते कि ये प्राइवेटाइजेशन किसके लिए हो रहा है, सड़क किसको बेची जा रही है, रेल किसको बेचा जा रहा है, तेल किसको बेचा जा रहा है, यह देश की सारी संपत्तियां क्यों किसी के नाम की जा रही है, एयरपोर्ट किसको। आप लोग कहाँ से सर? ये शिमला से। आप लोग कहाँ से? शिमला से है। वहाँ तो आपकी सरकार ने ऐलान कर दिया सुखुद है। सवाल यह है कि लोग पूछ रहे हैं कि कर्मचारी को फिर रेवड़ी क्यों चाहिए? सरकार पर वित्तीय बजट का भार बढ़ता है, तो वो संभव नहीं है। 2004 में हम उसने बंद कर दिया, तो 4 से 23 तक का लंबा सफर, 19 साल का सफर है। फिर ये इस तरीके से आंदोलन क्यों? बार बार ये धमकी कि नहीं हम आपको वोट नहीं देंगे, हरा देंगे। हम यहाँ पे तीसरे केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं। हम यहाँ तीसरी दफा यहाँ पे आए हैं। हमारी पहले से यही मांग है कि ओपीएस हमें चाहिए ओल्ड पेंशन स्कीम, क्योंकि ये डिफाइंड पेंशन स्कीम है। एनपीएस में ये कुछ भी डिफाइंड नहीं है, वो सारा का सारा बाजार पे निर्धारित है, और उसमें ना हमें जीपीएफ की। ठीक है, तो पहले महाशंखनाद रैली और अब चेतावनी रैली के जरिए यहाँ पर सरकार को चेतावनी दी जा रही है, हुंकार भरी जा रही है। 7 सूत्रीय एजेंडा यहाँ पर आज तैयार किया गया है। मैं अपने सहयोगी राजीव रंजन का रुख करना चाहूंगी। राजीव, हम देख रहे हैं विधानसभा चुनावों में भी हर विपक्षी पार्टी ये मुद्दा जोर शोर से उठा रही है, वादा कर रही है ओपीएस बहाली का। लेकिन जिन राज्यों में, अगर मैं सिर्फ कांग्रेस शासित राज्यों की बात कर लूं जहां लागू हुई भी, वहां पे भी तो सरकारी कर्मचारी कहीं ना कहीं नाराज दिख रहे हैं। आए दिन उनकी भी खबरें आती रहती हैं कि बकाया उनको मिल नहीं रहा है, बहाली का वादा कर दिया गया है लेकिन पेंशन मिल नहीं रही है। अब केंद्र सरकार पर आज एक बार फिर से यहां पर दबाव डाला जा रहा है, चेतावनी रैली का आयोजन किया गया है। मैं समझना चाहूंगी अब स्थिति आखिर पहुंची कहां तक है? आपका आकलन क्या कहता है? ये 2024 ये मुद्दा केंद्र सरकार के लिए कितना भारी पड़ सकता है राजीव? देखिए, ये ओपीएस जो है, ये मुद्दा बहुत पेचीदा है पूजा, और किसी भी सरकार के लिए ये इतना आसान नहीं है इसको लागू कर पाना। उसकी बहुत वजह है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि 2004 में जब ये फैसला हुआ कि 2004 के बाद केंद्र और राज्य सरकार में सरकारी नौकरी पाने वालों को अब एनपीएस मिलेगी, ओपीएस पुरानी पेंशन व्यवस्था खत्म हो जाएगी, तो उस समय ये कहा गया था कि जो एक अंश
इतना प्रतिशत सरकार और इतना प्रतिशत कर्मचारी अपने वेतन का देगा और उसको एक अथॉरिटी उसको सरकार जमा करेगी और रिटायरमेंट के समय उसके 60% वो निकाल सकता है, 40% उसकी जो भी व्यवस्था बनाई गई थी वो मार्केट लिंक्ड इकोनॉमी के हिसाब से। उस समय आर्थिक उदारीकरण के बाद देश में बहुत तेजी से आर्थिक विकास हो भी रहा था और बाजार इस तरीके से बढ़ रहा था कि लोगों को लगा कि इसमें पुरानी पेंशन व्यवस्था से ज्यादा फायदा हो सकता है। तो उस समय शुरुआती दौर में, अब आप 2004 में जिन लोगों ने सरकारी नौकरी ज्वाइन की, 2004 में जो आदमी 40 साल से ऊपर का होगा वही 2022 और 23 में रिटायरमेंट पाएगा। उससे नीचे वाले लोग, और आपको मालूम है कि सरकारी नौकरी 40 साल में कितने % लोग पाते हैं। तो हुआ ये कि बहुत दिन तक वो सरकारी कर्मचारी गलतफहमी में रहे जिन्होंने 2004 के बाद सरकारी नौकरी पाई। उन्हें लगा कि उनके पेंशन का जो नया तरीका होगा वो पुराने वाले से ज्यादा फायदेमंद होगा। लेकिन इधर बीच 2021, 22, 23 में जैसा मैंने बताया कि कुछ रिजर्व कैटेगरी के लोग 40 साल से ऊपर के और कुछ राज्यों में है नौकरी की, तो जब उधर के लोग 2004 के बाद वाले रिटायरमेंट हुए और उनकी पेंशन 1700, 2300, 2400, 2800 टाइप आई, तब जो सरकारी कर्मचारी है इनकी आंख तब खुली, इनकी आंख तब खुली, नींद तब टूटी और उसके बाद से पूरे 2-2.5 साल से अगर आप देखें तो सरकारी कर्मचारियों में एक रोष, एक गुस्सा, एक अपेक्षा एनपीएस को लेकर के है और ओपीएस की मांग के लिए वो आगे बढ़े। अब सवाल ये है कि जो ये पीएफआरडीए बिल, अभी आपने प्रभाकर जी और ऋषिकेश से जो लोग वहां आए हुए बात कर रहे थे पीएफआरडीए बिल की, तो ये समझना पड़ेगा कि ये है क्या। इसका फुल फॉर्म है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो यही वो अथॉरिटी है जो एनपीएस को पूरा मैनेज करती है, पेंशन को पूरा मैनेज करती है। अटल पेंशन योजना भी जो सरकार की योजना है वो भी यही अथॉरिटी देखती है। होता क्या है, होता यह है कि जो कानून बना है उसके मुताबिक जो पैसा कर्मचारी और सरकार की तरफ से कटता है वो पैसा, पेंशन का जो हिस्सा है वो पीएफआरडीए इसको मैनेज करता है उस पैसे को। कहीं से भी पीएफआरडीए एक्ट में ये नहीं है कि वो पैसा वो कहीं से भी राज्यों को वापस करेगा। उसकी जिम्मेदारी जिस एम्प्लॉय का पैसा कटा है उसी एम्प्लॉय को वापस करने की उसकी जिम्मेदारी है। अब जिन राज्यों में कांग्रेस या विपक्षी शासित राज्यों में ओपीएस लागू कर दिया गया है, लागू तो कर दिया गया, लेकिन बात वही है कि 2004 के बाद अभी कितने एम्प्लॉय रिटायर हुए हैं कि इनको पेंशन देने का भार देना पड़े। अभी तो वो एम्प्लॉय 5 साल 10 साल के बाद रिटायर होंगे और तब इन राज्यों के सामने एक बहुत बड़ी मुश्किल आएगी कि वो फंड कहां से लाएंगे, क्योंकि पीएफआरडीए राज्यों ने, आपको मालूम है कि जितने राज्यों ने ओपीएस लागू किया है उन सारे राज्यों ने पीएफआरडीए को चिट्ठी लिखी है, केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत ये पीएफआरडीए आता है। उन्होंने चिट्ठी लिखी है कि हमारे राज्य के कर्मचारियों का जो पैसा है वो हमको वापस कर दिया जाए, हम जो है ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर चुके हैं। साफ तौर पर पीएफआरडीए ने इन राज्यों को कह दिया है कि ऐसा कोई प्रावधान कानून में नहीं है जिससे राज्यों को पैसा वापस हो। जिसका पैसा कटा है जो सरकारी कर्मचारी है उसी के अकाउंट में जाएगा। तो आपने ये बात सोच लीजिए कि कितनी पेचीदगी की बात है। अभी जो सरकारी कर्मचारी रामलीला में वो कह रहे हैं पीएफआरडीए बिल को ही संसद से खत्म कराने की बात है, तो इसके लिए केंद्र सरकार पर यह दबाव पड़ेगा कि पीएफआरडीए बिल को वापस लिया जाए या उसको नल एंड वाइट किया जाए। तो उसमें बहुत सारी और पेचीदगियां आएंगी। तो सवाल यह है कि किसी नई सरकार जो सरकार में है उसके लिए ओपीएस का फैसला लेना इतना आसान नहीं है। जो विपक्ष में है वो सरकारी कर्मचारियों की भावना को देखते हुए ये सवाल बार बार उठा रहा है और अपने राज्यों में कोशिश कर रहा है। लेकिन मूल बात यह है कि सरकारी नौकरी करने का आकर्षण ही सिर्फ सामाजिक सुरक्षा रही है। अदरवाइज अगर जिसको ऊपर का कहते हैं वो नहीं है तो सरकारी कर्मचारियों को सरकारी नौकरी से मिलता क्या है? उनके जीवन पर्यंत उनको किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े, 2 रोटी का जुगाड़ हो जाए, इसके लिए वो पेंशन चाहते हैं। और सरकार की अगर मनोदशा हो तो चांद जब आसमान चांद को जमीन पे ला सकते हैं और चांद तक जा सकते हैं, तो ये ओपीएस लागू करना किसी सरकार के लिए ऐसा मुश्किल है भी नहीं। लेकिन अर्थशास्त्री ये मानते हैं कि ये बहुत ही आत्मघाती कदम होगा और ऐसा मानने वालों में कांग्रेस पार्टी के भी जो आर्थिक चिंतक रहे हैं वो भी ऐसा मानते हैं और भारतीय जनता पार्टी वाले भी मानते हैं।
ठीक है राजीव, वाकई ये सिर्फ मंशा और नियत पर ही सवाल है, लेकिन आर्थिक बोझ का जो हवाला लगातार राज्यों पर, केंद्र सरकार पर जो दिया जाता है, इसको भी हम झुठला नहीं सकते हैं। तो ऐसे में सॉल्यूशन क्या हो सकता है? चर्चा इसी पर राजनीतिक मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। परिचय में करा देती हूँ, गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विंग कमांडर रिटायर्ड अनुमा आचार्य, उनसे मैं तारुफ करा चुकी हूँ, आपका कांग्रेस से हमारे साथ बनी हुई है। दीपक रंजन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं समाजवादी पार्टी से। कुमार सौरभ सिंह भी एलजेपीआर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं गोपाल जी आपके पास ही आ रही हूँ। आखिर सरकार सोच क्या रही है? क्या वाकई सरकार की मंशा है ओपीएस बहाल करना, या फिर कमेटी बना दी गई है, 8-9 महीने हो गए लेकिन अब तक कोई समाधान निकला नहीं है? यहाँ पर सड़कों पर तीसरी बड़ी रैली अब करने को तैयार हैं। आप देख रहे हैं देश भर से कितनी बड़ी संख्या में तमाम सरकारी कर्मचारी यहाँ मौजूद हैं, लेकिन सॉल्यूशन मिल क्या रहा है उन्हें? देखिए, इसका सॉल्यूशन स्टेट और सेंटर को मिलकर निकालना पड़ेगा। अगर स्टेट गवर्नमेंट सीधे कह देगी कि सेंटर हमें सारा फाइनेंस कर दे और हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो अल्टीमेटली वो उसका सॉल्यूशन नहीं है। ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट जो स्टेट्स दे रहे हैं कि हम इसको ओपीएस लागू कर देंगे और केंद्र से पैसे ले लेंगे, तो केंद्र के पास कोई पैसा जो पीछे एनपीएस पे शिफ्ट हुए थे, जो न्यू पेंशन स्कीम पे, तो उसमें केंद्र के पास नहीं है वो पैसा। वह एक अलग से फंड बन गया है सब चीजों का, और उस फंड में केंद्र ने अपना कंट्रीब्यूशन दे दिया, लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन दे दिया। ऑलरेडी जो केंद्र का कंट्रीब्यूशन है वो उस फंड में चला गया। तो पीछे वाला एक अलग समस्या है, आगे कैसे होगा इसका जो बर्डन है कि प्रदेश सरकारें कितना वहन करेंगी, केंद्र कितना करेगी, ये सारे इश्यूज को बिना सेटल किए केवल सड़कों पे इसका डिसीजन नहीं हो सकता। सरकार ने कमेटी बनाई है, उस कमेटी के अंदर सारे पहलू देखे जाएंगे, और स्टेट्स जो हमारे यहाँ पे स्टेट्स को एक आर्थिक रूप से रिस्पॉन्सिबल तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, वो उस तरह से नहीं करते। केवल पब्लिक ओपिनियन को अपील करने के लिए लोगों को झूठे वादे करके इस तरह से करते हैं। इससे अर्थव्यवस्थाएं चलती नहीं है। देश की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत स्थिति में आगे बढ़ रही है, और अगर आर्थिक स्थिति से देश मजबूत नहीं हुआ तो बहुत सारी और समस्याएं आगे आने वाली है। तो इसलिए आर्थिक स्थिति को देखते हुए, प्रदेश के फाइनेंसेस को देखते हुए, केंद्र और प्रदेश की बातों को लेते हुए, न्यू एनपीएस स्कीम के अंदर भी पेंशन की प्रावधान है, वह ओपीएस और उसमें क्या फर्क है, इसके लिए कमेटी बनेगी। और अल्टीमेटली एक चीज पूजा जी देखना हम सबको ये जरूरी है कि केवल पेंशन सरकारी कर्मचारियों के लिए ओपीएस में पेंशन मिलती है, बाकी जो प्राइवेट है, दूसरे पीएसयूज है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जिसमें करोड़ों लोगों का उसमें एम्प्लॉयमेंट है, रोजगार है, उन सबके लिए पेंशन स्कीम, ओल्ड पेंशन स्कीम में कोई प्रावधान नहीं है। नई पेंशन स्कीम में सबके लिए प्रावधान है, तो फंडेड स्कीम है। लेकिन 2000, 3000, 2300 रुपए, क्या आज इस महंगाई के जमाने में क्या ये पेंशन की ये रकम काफी है? क्या ये बुढ़ापे का सहारा आप इसे कह सकते हैं? नहीं, देखिए, अल्टीमेटली सरकारों को भी अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार काम करना पड़ेगा, और इसीलिए कमेटी बनाई है ना, सभी पहलुओं को देखने के लिए। देखिए, कोई भी मांग कर सकता है, मैं कर्मचारियों की मांग को जायज नाजायज नहीं यहाँ कहना चाहता, सब अपने हित के लिए मांग कर सककर हमारी जो रिस्पॉन्सिबल सरकार है मोदी जी की, अर्थव्यवस्था के सभी पहलुओं को जांच करके व्यापक रूप से फैसला लेगी। एक सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 20 साल का एक बड़ा रिफॉर्म के रूप में सभी सरकारों ने एनपीएस को लागू करने की घोषणा की है। अब अचानक केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए, वोटों की राजनीति के लिए अगर वो कहें कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर देंगे और वो उसके लिए कोई आर्थिक प्रावधान नहीं करेंगे, तो इस तरह से अर्थव्यवस्थाएं तो चलती नहीं। प्रदेश सरकारें बिल्कुल इररिस्पॉन्सिबल तरीके से काम कर रही हैं, और देश के हित में नहीं है। ये जवाब दीजिए। बेहद इररिस्पॉन्सिबल तरीके से प्रदेश सरकारें काम कर रही हैं, आप सबको मिलकर काम करना होगा, समाधान निकालना होगा, चुनावी घोषणाओं से कुछ नहीं होने वाला। पूजा जी, पहले तो प्रशंसा करती हूँ कि केवल आपका चैनल पिछली बार भी दिखा रहा था और इस बार भी केवल आपने ही कवर किया है, और मुझे लगता है, मैं उम्मीद करती हूँ बाकी लोग भी कवर करेंगे। प्रिंट मीडिया कुछ हद तक कवर करता है, तो पहली चीज तो आप सबकी मैं बहुत प्रशंसा करती हूँ, और आपके जो रिपोर्टर्स वहाँ ग्राउंड पर हैं उनको साधुवाद देती हूँ। नाउ अब हम बात करते हैं कि ये आर्थिक रूप से कैसे सरकार को करेगा। मैं समझती हूँ सरकार ने कॉर्पोरेट के लगभग 14 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा बट्टे खाते में डाले हैं एनपीए के रूप। साल दर साल सरकार उनको कॉर्पोरेट टैक्स में मुनाफा देती आई है, उनको छूट देती आई है 1.5 लाख करोड़ रुपए की 2019 के साथ से। अब आप देखिए कि कॉर्पोरेट के ऊपर, और इस सरकार का विज्ञापन पर खर्च सबसे ज्यादा है। प्रधानमंत्री 8-8 हजार करोड़ के 2 जहाज खरीद सकते हैं, वहां तक प्रॉब्लम नहीं होती। तो एक बहुत लापरवाह सरकार है।
पिछले 60-65 सालों में लोगों को न केवल ओल्ड पेंशन स्कीम मिलती रही, सामाजिक सुरक्षा बनी रही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोगों का स्वाभिमान खत्म करना चाहती है, लोगों के स्वाभिमान पर चोट पहुंचाना चाहती है और इसीलिए 5 किलो राशन देकर उस जनता को उसी स्तर पर रखना चाहती है, हमेशा उसकी प्रगति के लिए कुछ नहीं करना चाहती। उस 5 किलो राशन से इंसान को एहसानमंद बता के और हर बार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस तरह की बातें करके लोगों के आत्मसम्मान को चोट पहुंचाते हैं। जनता जाग गई है, आपने खुद ने, हम सब ने सुना, लोग कह रहे हैं कि पहले भी अकाल होता था, पहले भी चीजें खराब होती थी, पहले भी घाटे होते थे, लेकिन फिर भी सरकारें कर पाती थी। और एक बात और है खास तौर पे कि एनपीएस जो है ये ढुलमुल नीति है, ये स्टॉक मार्केट पर आधारित है। तो बहुत साफ है कि कभी तो पेंशन जो है उसकी जो आमदनी है, पेंशन जो है वो फिक्स नहीं होती, वो सरकार के ऊपर। और बीच में नहीं बोलिए, मैंने बीच में कोई बात नहीं की। गोपाल जी, लेटर कंप्लीट, मैं आपसे जवाब लूंगी। देखिए, आप राजनीतिक डिबेट करना चाहते हैं, आर्थिक, ये तय कर लीजिए। राजनीतिक पार्टी नहीं है क्या? आप ऐसे घूमने आए हैं, समाज सेवा करने के लिए आए हैं क्या? गोपाल जी ऐसे नहीं, मैंने आपको पूरा मौका दिया बोलने का, मैंने आपको पूरा मौका दिया, बोलिए अनुमा जी। मेरा ये कहना है कि इसमें कर्मचारी को आधा हिस्सा मिलता है अपने पूरे जो वेतन पा रहा होता है ओल्ड पेंशन स्कीम में, जबकि न्यू पेंशन स्कीम में 14% सरकार देती है और उसकी, जैसा आप खुद कह रही थी कि 2000-3000 रुपए मिलते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी एनपीएस लेकर आई एक समय जब हमारी सरकार आई यूपीए, क्योंकि ये सवाल आएगा तो मैं पहले ही बता दूं कि ठीक है, हमने उसको, क्योंकि कोई उसके ऊपर मांग नहीं उठी, लेकिन आज जैसे कि राजीव रंजन जी ने कहा, आज उसके लोग लाभ उनको अब मिलेगा जब वो रिटायर होंगे। क्योंकि कैसे मिलेगा, लेकिन कैसे मिलेगा अनुमा जी? आपने अपने राज्यों में की ना, हिमाचल में की, वहां देखिए अब भी खबरें आ रही हैं, वहां के सरकारी कर्मचारी हैं, उनको नहीं मिल रही है ओपीएस, नहीं, उनको उनका पुरानी पेंशन नहीं मिल पा रही है, सड़कों पर उतर रहे हैं वो। सरकार हमने घोषणा की और हमने शुरू की है। सरकार उनके पैसे जो 2004 से लेकर अभी तक कटौती कर रही थी, उसे देने से सरकार ने मना कर दिया है। और ये सरकार का स्वार्थ है, क्योंकि सरकार चाहे तो पूरा बजट अच्छी तरह से रोटेट करते हुए ओल्ड पेंशन स्कीम भी लागू कर सकती है। जैसे सेनाओं के लिए भी अग्निवीर जैसी स्कीम लेकर आके सेना कमजोर कर रही है, उसकी जरूरत नहीं है। सरकार को अपनी लापरवाहियां, अपनी फिजूल खर्चियां कम करनी पड़ेगी। आयोजन में, इलेक्शन में लगने वाले पैसों को, ये सरकार की, ये हमारे पैसे हैं, ये टैक्स पेयर्स के पैसे हैं, और जिनको जाना चाहिए ओल्ड पेंशन स्कीम में, लोगों की इससे पेंशन आती है, सरकार का रेवेन्यू चलता है, लेकिन सरकार अपने जवाब दीजिए कुमार सौरभ सिंह। पैसा फिजूल खर्ची बंद करनी होगी, और फिर हम इसी पर हम क्यों रहें? सांसद हैं, एमएलएज हैं, वो भी तो पुरानी पेंशन के तहत ही, ओपीएस के तहत ही उनको भी तो पेंशन मिल रही है ना। फिर आम जनता क्यों से वंचित रहे, क्यों सरकारी कर्मचारी से वंचित रहे? बिल्कुल पूजा जी, मुझे लगता है कि हम ये दूसरी बार डिबेट कर रहे हैं और संयोगवश आप, और तो ये मुद्दा हर बार उठाता है जब सरकार, मैं साधुवाद देता हूं न्यूज 24 को, क्योंकि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और मैं पहले क्लियर कर देना चाहता हूं कि हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम का समर्थन करते हैं। पहली बात, क्यों करते हैं इस पर आ रहे हैं। देखिए, ये मध्यम वर्ग से जुड़ा हुआ एक ऐसा विषय है जहां एक बहुत बड़ा वर्ग है जो लगभग 30 साल से 35 साल अपने जीवन का इस देश के निर्माण में उनकी भी प्रमुख भागीदारी है। तो एक संवेदनशील विषय है। इस पर, जैसा गोपाल जी ने कहा कि ये एक आर्थिक विषय है, इस पर टीका टिप्पणी और राजनीतिक टिप्पणियों से कुछ हल नहीं निकलने वाला है। देखिए, अभी आपके ही प्रारंभिक प्रबोधन में आपने दिखाया कि कैसे वहां जो लोग हैं उनका जो सबसे बड़ा कंटेंशन है, उनका जो सबसे बड़ा पॉइंट है, वो है प्रॉब्लम पीएफआरडीए एक्ट में। ना पीएफआरडीए एक्ट हम सिर्फ कह रहे हैं, पीएफआरडीए एक्ट 2011 है। तो भाई ये एक्ट आया कब? यूपीए की सरकार में। और इस एक्ट के 3 प्रमुख चीज हैं जिनके बारे में हमको चर्चा करनी चाहिए। पहली बात, जो प्रॉब्लम है इस पीएफआरडीए एक्ट में, वो है अश्योर्ड रिटर्न को लेकर, कि न्यू पेंशन स्कीम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो ये सुनिश्चित करे कि 30 से 35 साल की सर्विस के बाद एक एम्प्लॉय को कितना पेंशन के रूप में प्राप्त होगा। और मैं इसको कंपेयर करता हूं ओल्ड पेंशन स्कीम से, जहां बेसिक प्लस डीए का 50% उनके रिटायरमेंट पर उनको मिलता था। ये न्यू एनपीएस में ये प्रावधान नहीं है, क्योंकि ये मार्केट लिंक्ड है। दूसरा, इसी पीएफआरडीए एक्ट 2011 में ये प्रावधान है कि आप इन्वेस्टमेंट जो है वो वोलेटाइल स्टॉक्स में कर सकते हैं।
ये दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इसके कारण से आपका जो एश्योर्ड रिटर्न है वो कभी हो ही नहीं सकता, ये दूसरा प्रॉब्लम है। और तीसरा जो है जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, आप ये बात बहुत भली-भांति समझ रहे हैं, इसमें क्या कमी है राज्यों को ये उनका आप समझ पैसा, रहे हैं, उनके तो शेयर आप का पैसा समझाइए नहीं अपने मिल सकता। सहयोगी दलों को नहीं, एक मिनट, मैं क्यों वो कह नहीं रहा हूं, लागू कर पा रहे ओपीएस? पूजा जी, हर एक दल अपने विचार और अपने विचारधारा से आगे बढ़ता है। हम एनडीए में हैं और पहली बात यह है कि केंद्र सरकार ने इस विषय पर जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं उनकी अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया है। ये कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिसको हम डिबेट में बैठकर सॉल्व कर दें। लेकिन एक बात तो बीजेपी में भी नहीं है ना सौरभ, बीजेपी के ही नेता अलग अलग राज्यों में अलग अलग बयान देते नजर आते हैं, कोई समर्थन की बात करता है। मैं इसका जवाब दे रहा हूं पूजा जी, 2011 में जब ये बिल आया तो कुछ एक दलों को छोड़कर कांग्रेस ये बिल लेकर आई थी और भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के समर्थन से भी ही ये बिल पास हुआ था ना। 2 दशक के रेजीम को, 20 वर्ष के रेजीम को आप अब जब चेंज करना चाहते हैं, इसका जवाब गोपाल जी से लूंगी, की जरूरत है और उस पर काम हो रहा है। दीपक रंजन, यूपी की बात कर ले तो यहाँ पर भी 5.5 लाख कर्मचारी हैं, 3.5 लाख शिक्षक। हम देख रहे हैं आए दिन वहां पर भी लगातार ओपीएस को लेकर सड़कों पर उतरते नजर आते हैं, कभी शिक्षक अभ्यर्थी, कभी दूसरे सरकारी कर्मचारी, कभी रेलवे के कर्मचारी। मुद्दा आपने भी उठाया 2022 में, इतनी बड़ी संख्या में यहां से सरकारी कर्मचारी आते हैं, उसके बाद भी, क्योंकि मौका तो आपके पास भी था, आपकी भी सरकार रही, ओपीएस को लेकर आज आप समर्थन दिखा रहे हैं, लेकिन जब इसे लागू करना चाहिए था, जब असल साथ दिखाना था, तब आप भी पीछे हट गए। देखिए पूजा, समाजवादी पार्टी निरंतर लगातार जो है ओपीएस और कास्ट सेंसस के पक्ष में रही है। आज आप देख रहे हो कि महंगाई किस तरीके से चरम पर है, बेरोजगारी किस तरीके से चरम पर है, आज लोगों का जीना मुश्किल हो गया। और अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के सेंसिबल प्रवक्ता आदरणीय श्री गोपाल कृष्ण जी कह रहे थे कि राज्य कर्मचारी या कर्मचारी, केंद्र कर्मचारी या संगठन अपनी मांग उठा सकते हैं। मतलब इनका कहने का इंडायरेक्टली मतलब है कि आप मांग करते रहिए, हम आपकी मांग पे कुछ करने वाले नहीं है। देखिए जिस तरीके से समाजवादी पार्टी लगातार, आपने देखा होगा 2022 में जब चुनाव हुआ था तो हम 304 बैलेट पेपर, जो पोस्टल बैलेट के से जो है 304 सीटों पे चुनाव जीतने का काम समाजवादी पार्टी ने किया था। लेकिन यह है कि ईवीएम से हम आकर के हम चुनाव हारे कहीं ना कहीं। इसका मतलब कि राज्य कर्मचारी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के साथ है और समाजवादी पार्टी ओल्ड पेंशन स्कीम और कास्ट सेंसस की बात, ये ना मालूम कि उस भारतीय जनता पार्टी की सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं से पीछे हटी जिससे जनता का लाभ हो सके। देखिए पूजा जी, ये वही सरकार है जिसने स्पेशल सेशन बुला करके रात में संसद खोल करके जीएसटी लागू करने का काम किया था। टैक्सेशन में तो आपने इजाफा कर दिया, टैक्सेस बढ़ा दिए, महंगाई हर चीज में आपने बढ़ा दी, उसका लाभ किसको मिल रहा है? अगर आप उनके परिवार को अगर आप रोजगार नहीं दे पा रहे हैं तो कम से कम जो ओल्ड पेंशन स्कीम जो थी, जो उनका आखिरी जो वेतन था उसका आधा पैसा अगर आधी सैलरी अगर उनको मिल रही थी, लेकिन राज्य सरकार तो स्वतंत्र थे ना ओपीएस लागू करने के लिए, आप कर देते। जब आपकी सरकार थी 2013 में, आप कर देते। ये इनिशिएटिव आप दिखा रहे हैं। डबल इंजन की बात कर रही है। ये पीएफआरडीए जब तक नहीं लागू करेंगे, वहां से फंड जनरेट नहीं करेंगे, उत्तर प्रदेश ने अपने संसाधन से, जिस तक देखिए जब ये एनपीएस जब लागू हुआ था, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी 2004 में, और उस टाइम जब उत्तर प्रदेश में नेताजी की जब सरकार थी 2003 में, उस टाइम देखिए कर्मचारी बहुत कम संख्या में जो है वो सेवानिवृत्त हुए थे। लेकिन जैसे जैसे लोगों अधिकारियों ने और केंद्र सरकार ने बताने का काम किया था कि एनपीएस से राज्य कर्मचारियों को ज्यादा लाभ मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे पूजा लोग रिटायर होने लगे, जैसे सेवानिवृत्त होने लगे। मैं वापस आ रही हूँ आपके पास दीपक। गोपाल जी, सीधे सीधे विपक्ष तो ये मुद्दा हम देख रहे हैं ना सिर्फ विधानसभा चुनावों में, जब बल्कि लोकसभा चुनावों में भी जोर शोर से उठाने की तैयारी कर चुका है। इधर रैलियों में जो सरकारी कर्मचारी हैं वो सीधे तौर पर कह रहे हैं, सरकारी कर्मचारी जिसके साथ देश की सत्ता उसके हाथ। कई राज्य आपने इस चक्कर में खोए भी हैं। ताजा उदाहरण हिमाचल हमारे सामने है। अब ऐसे में देश की सत्ता का सवाल है, क्या भारी पड़ेगा ये मुद्दा आप पर? अनम्यूट कीजिए गोपाल जी। हाँ, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आपकी आवाज मिल पा रही, बोलिए। हाँ, देखिए, देश की जनता मुद्दों पे हमारा समर्थन करेगी कि नहीं, यह तो किस तरह से जनता नैरेटिव समझती है, कितना जागरूक है। आज का देश में जनता बहुत काफी जागरूक है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हमने कोई ये तो नहीं कह दिया कि एनपीएस या ओपीएस, जो अब एनपीएस लागू है, का यूपीए सरकार ने उसको लागू किया था, वो चल रहा है और उसको आर्थिक विशेषज्ञ उसको अच्छा मानते हैं। फिर भी हमने कमेटी बनाई क्योंकि इसके सारे पहलू है और इसमें 2-3 चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए कि जो ओपीएस है, ये केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए, इसमें बहुत बड़ा वर्ग है जो कि प्राइवेट सेक्टर है या
पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, उनको कोई पेंशन नहीं है। तो क्या एक वर्ग के लिए सरकार सारा सोचेगी? ये भी एक मुद्दा है। मैं ये नहीं कह रहा कि उस वर्ग के लिए नहीं सोचना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जो पैसा, ये बार बार ये झूठ जो बोलते हैं ना यूपीए कांग्रेस और ये सब लोग कि केंद्र सरकार हमें पैसा नहीं दे। हिमाचल में अरे केंद्र सरकार ने अपना हिस्सा एनपीएस का अलग से फंड को दे दिया है, सरकार के पास वो पैसा नहीं है। ये झूठ लोगों को बोल रहे हैं कि केंद्र सरकार से वो पैसा केंद्र के पास है, वो हमें दे दो। ये झूठ ना बोले, आर्थिक विषयों को सही ढंग से समझे। ये बात ठीक है, आपको लागू करना है, आप डिमांड करिए। हमने ओपीएस लेकिन विचार तो अब केंद्र सरकार कर रही है ना, अगर कमेटी बना दी गई है तो यानी विचार करने की कोशिश तो कर रही है, करेगी, संशोधन करेगी, क्या होगा ये नहीं पता। प्रदेश आज हिमाचल और जैसे प्रदेशों में 80% उनका बजट का ये सैलरी और इसके पेंशन में चला जाता है। क्या उनके पास सभी सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सभी के अपने अपने तर्क हैं। क्योंकि समय मेरे पास कम है, मैं अपने सहयोगी ऋषिकेश का रुख करना चाहूंगी। ऋषिकेश, सबके तर्क और वितर्क सुन रहे हैं, लेकिन अगर हम आज की हकीकत पर अगर हम नजर डालते हैं तो क्या नजर आता है, कितना संभव दिखता है आपको ये ओपीएस बहाली? देखिए पूजा, मैं दिलचस्प आदमी से मिलवाता हूँ, अपनी शिखा दिखाएंगे। बहुत सारे लोग हैं उत्तर प्रदेश से, इन्होंने अपनी शिखा रखी है और संकल्प की शिखा कर रहे हैं, जब तक ओल्ड पेंशन स्कीम लागू नहीं होगा तब तक आप अपनी शिखा रखें। बिल्कुल, जब तक ये शिखा नहीं है, संकल्प है मेरा, जब तक मेरे साथियों को, मेरे घनिष्ठ साथी, मैं ओपीएस में हूँ लेकिन तब भी मैं अपने भाइयों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए लड़ रहा हूँ और लड़ूंगा जब तक ओपीएस नहीं मिलेगी। मैं इस शिखा को हटाऊंगा नहीं, ये शिखा धारण की, ये संकल्प है मेरा। लेकिन लोग कह रहे हैं कि बीजेपी इस बात को लेकर के ज्यादा खुश रहती है कि जो कर्मचारी है उनका 80% उन्हें समर्थन मिलता है। अटल पेंशन योजना वो जमाने गए, कर्मचारियों का गला काटा है इन्होंने और अब कर्मचारी लामबंद है। बीजेपी या कोई भी सरकार ऐसी हो, मैं बीजेपी का समर्थक या विरोधी नहीं हूँ, मैं कांग्रेस का समर्थक या विरोधी नहीं हूँ, मैं की सरकार, मैं अपने कर्मचारियों के हित का विरोधी हूँ, जो हित का समर्थक हूँ। जो मेरे कर्मचारियों के हित में कार्य करेगा वही आएगा। तो देखिए, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, बहुत सारे ऐसी जगह है जहाँ पे लोग आए हुए हैं और तस्वीरें आप देख लीजिए कि अलग अलग आपको बैनर बंगाल से दिख जाएंगे, आपको बिहार। बिल्कुल, ओपीएस बहाली को लेकर हम देख रहे हैं कि हर रैली में एक रिकॉर्ड तोड़ भीड़ यहाँ पर जमा होती है और एक बार फिर से वही संकल्प लिया जाता है, लेकिन इसका समाधान कब निकलेगा, ये एक बड़ा सवाल।